नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज की इस अमेजिंग वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो भी सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी की शुभारंभ करते हैं एंटोनी लुवोजियर के साथ। एंटोनी लुवोजियर के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो, क्योंकि इनको कहा जाता है पेरेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने फर्स्ट लॉ केमिस्ट्री में पब्लिश किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यू नो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। प्यारे बच्चों, एंटोनी लुवोजियर ने अक्ल लगाकर नकल कर ली लॉर्ड श्री कृष्णा की। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड श्री कृष्णा, आत्मा अजर अमर है, न उत्पन्न होती है न मरती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। एंटोनी साहब ने क्या किया, आत्मा के जगह मैटर चिपका दिया। क्या चिपका दिया बच्चों? मैटर चिपका दिया। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब न उत्पन्न होती है न मरती है, इसका मतलब सब मोह माया है। इसका मतलब सब मोह माया है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी LHS की वैल्यू RHS की इक्वल हो गया। तो आप क्या बोलोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व का मतलब फिक्स्ड है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा। मींस बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल क्या होना चाहिए बच्चों? मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी LHS की वैल्यू RHS की इक्वल अगर आ रहा है किसी भी इक्वेशन में, तो आप क्या टिक करके आओगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वेट कितना बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100 ग्राम। यहां पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ऐड कर दोगे तो यहां पे वैल्यू कितना हुआ? 100 ग्राम। अब देखो, LHS की वैल्यू RHS की क्या है? इक्वल है। मींस थर्मल डिकम्पोजिशन किस लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। एक इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ऑल रिएक्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? फॉलो करता है। लेकिन एक समस्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की जब भी बात होता है, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या होता है? फॉलो नहीं होता। व्हाई? अब तुम सोच रहे हो क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट की मास जो होता है ना, सम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू E = mc²। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। अब एक एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बारे में बात करें, तो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक क्वेश्चन यहां पे मैंने डिस्प्ले कर रहा हूं, देखो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस टाइप का रिएक्शन है बताओ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड ऑप्शन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये तीनों रिएक्शन किस लॉ को फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। लेकिन ऑप्शन फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखो, ये किस टाइप का रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है बच्चों? फॉलो नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स था जो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कराना है। क्लियर है? अब स्वागत करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। जिसने दिया बताओ? स्वागत करो पृष्ठ साहब की। पृष्ठ ने क्या बोला? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान सुनना है। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड। फिक्स्ड यानी क्या? कांस्टेंट। और दूसरा प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेशियो। क्या होता है बच्चों? रेशियो। यानी ऐसी एग्जांपल आप सेट करो जिसका मास यानी एटॉमिक वेट क्या हो? सेम रेशियो के फॉर्म में हो। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एवरी मॉलिक्यूल कौन सी लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो करता है। जैसे हमने O2 लिया, CO2 रिलीज किया, तो क्या ये CO2 कोई दूसरा CO2 प्लस रिलीज करता है क्या? CO2 माइनस करता है क्या? नहीं, फिक्स्ड है। इसका मास रेशियो क्या है? फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल वाटर 1:8 का रेशियो होता है। क्या अमेरिकन वाले एडवांस है तो क्या 1:9 का पानी पीते हैं? नहीं। क्या छत्तीसगढ़ वाले गरीब है तो क्या 1:7 का पानी पीते हैं? नहीं। फॉर एग्जांपल हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर,
मिनरल वाटर, कुछ भी वाटर लो, लेकिन सबका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। और H2O के बारे में बात करें तो मास रेशियो कितना है? 2:16, यानी सिंपल 1:8। पूरे वर्ल्ड के लोग 1:8 का पानी पीते हैं। सिंपल, एक सिंगल वर्ड में अगर बोला जाए, एवरी मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यानी सिंपल फिक्स्ड प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट बाय देयर वेट। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। इसका लिमिटेशन क्या है बच्चों? आइसोटोप्स के केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, डेफिनेट प्रोपोर्शंस फॉलो नहीं करता आइसोटोप्स के केस में। अब क्या होगा बच्चों? आइसोटोप्स, यू नो अबाउट आइसोटोप्स, दिस इज द ग्रीक वर्ड, दिस इज द ग्रीक वर्ड। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। आइसो का मतलब सेम, और टोप्स का मतलब नंबर, यानी जहां पे क्या हो? सेम एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब HCl में देखो क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स? 2 आइसोटोप, 35 एंड 37। तो यहां पे दो चीज बनेगा, 1:35 और दूसरा 1 क्या बनेगा? 37। तो यहां पे कंफ्यूजनिंग होगा, तो किस, तो मीन सिंपल आइसोटोप्स के केस में हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो नहीं करते। क्लियर हुआ? अब हम स्वागत करते हैं डाल्टन साहब की, जिन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब इसका पोस्टमार्टम देखो करते हैं हम लोग। मल्टीपल, यू नो अबाउट मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से ज्यादा, यानी 2 or more, 2 or more। और प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेशियो, यानी 2 या 2 से अधिक रेशियो। किसके फॉर्म में? एटॉमिक रेशियो। क्या हो? एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में हो। चलो एक एग्जांपल सेट करते हैं। मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा, या देखो 2 or more। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से ज्यादा। मान लो एक कार्बन ले लेते हैं और दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं। व्हेन 2 एलिमेंट A and B या C and O combine together to form two different compound CO and CO2। अब इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड कितना? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों देखो, इन दोनों एलिमेंट में क्या कॉमन है? यानी कार्बन, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या है? बताओ? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यानी यहां पे क्या है? ये फिक्स्ड है एज कंपेयर टू अदर्स। कौन से? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहां पे सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। यानी देखो, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, यानी मल्टीपल क्या होता है? एक सिंपल रेशियो में होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 or more केमिकल कंपाउंड, one element is fixed by mass of other where a simple ratio to one another। क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर हुआ? अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहां काम नहीं आता? इन केस ऑफ, यानी लिमिटेशन की अगर हम बारे में बात करें तो लिमिटेशन क्या है बच्चों? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है और स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? तो सिंपल, स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जिसका एटम्स किसके फॉर्म में? होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होता है। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जहां स्टोइकियोमेट्री उसका क्या हो? चेंज हो। मींस फॉर एग्जांपल Fe 0.9301। अब देखो यहां पे बच्चों, Fe का कितना होल नंबर रेशियो है? क्या नहीं है? होल नंबर रेशियो नहीं है, तो इसका स्टोइकियोमेट्री कैसा है? चेंज है, डिफरेंट है, होल नंबर रेशियो के फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। चलो एक एग्जांपल करते हैं। यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस किसमें है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लिए क्या होना चाहिए? 2 एलिमेंट के कंपाउंड जो हम लोग बनाए थे उसका क्या, और एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देखो यहां पे ये है इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H6। और बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो यहां पे क्या करेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्वागत करते हैं हम
हमारे सामने नेक्स्ट आने वाले रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस किसने दिया? रिचर साहब की स्वागत करते हैं। चलिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। यानी रेसिप्रोकल का मतलब 1 बाई समथिंग, और प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है? रेशियो। प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेशियो। और रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट अपोजिट। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग डेफिनेशन को बनाते हैं। डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, डेफिनेशन बनाना है। चलो एक एलिमेंट लेते हैं, मान लो सपोज करो एक एलिमेंट ए है। अब एक एलिमेंट ए रिएक्ट विथ टू डिफरेंट एलिमेंट बी एंड सी, टू डिफरेंट एलिमेंट बी एंड सी। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो इसका नाम रख देते हैं कार्बन, और इसका नाम क्या रख देते हैं? हाइड्रोजन, और इसका नाम रख देते हैं ऑक्सीजन। अब बच्चों देखो ध्यान से, अब आपको ध्यान से देखना है। चलो अब देखो, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एक डिफरेंट मॉलिक्यूल CH4, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CO2। अब यहां पे रेशियो की अगर हम बारे में बात करें तो यहां पे कितना है बच्चों? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हो रहा है? यानी एलिमेंट ए का नाम हमने क्या दिया है? कार्बन। एलिमेंट ए क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। एलिमेंट ए क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। देखो यहां पे क्या है? फिक्स्ड है। यानी कार्बन दोनों में क्या है? फिक्स्ड है एज कंपेयर टू अदर। अब इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो किसके फॉर्म में है? 4:32। यानी सिंपल क्या आ गया? 1:8। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, कौन कौन? बी एंड सी, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। ये किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा? इधर इसको ऐसे ले लेते हैं तो किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों? H2O। और H2 किसके रेशियो में होता है? 1:8 के फॉर्म में होता है। यानी सिंपल ये क्या है? यानी एलिमेंट ए बी सी कैसे के फॉर्म में है? रेसिप्रोकल के फॉर्म में। देखो इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो क्या है? इक्वल है। क्लियर हुआ? तो ये था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन यहां सामने लिखा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गैलुसाक्स लॉ। गैलुसाक्स लॉ के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये होता है, ही डेवलप वॉल्यूम रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैलुसाक्स लॉ ओनली एंड ओनली सुटेबल फॉर गैसियस वॉल्यूम। किसके लिए सुटेबल है बच्चों? गैसियस वॉल्यूम के लिए सुटेबल है। यानी इंपॉर्टेंट यहां पे है वॉल्यूम रिलेशनशिप को डेवलप किया किसने? गैलुसाक्स ने। अब डेफिनेशन बनाने के लिए सिंपल क्या लिखोगे? डेफिनेशन के अगर हम बारे में बात करें तो गैसेस ऑलवेज कंबाइन विथ वन अनदर सिंपल रेशियो एट पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर। याद रखना है, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर पे गैसियस वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? एक इक्वल रेशियो के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। क्लोरीन किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में है। HCl किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम। और इसका कितना है? 2 वॉल्यूम। यानी सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 1:1:2 के फॉर्म में हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर गैस की जगह पे अगर लिक्विड दे दिया होता, यहां देखो, अगर यहां पे लिक्विड अगर दे दिया होता तो क्या एक गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फॉलो करेगा? कभी नहीं। मींस हमेशा याद रखना है गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट हम स्वागत करते हैं डाल्टन्स की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो होता है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पे बेस्ड होता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बच्चों? फॉर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हो गया? इसकी मॉडिफाइड थ्योरी क्या होती है? चलो हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बेसिक एटम क्या होता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं? होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है, एटम हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं बच्चों? होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पे है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, ये क्यों फेल हो गया? तो इन्होंने गैसियस
रिलेशन को डेवलप नहीं किया। और गैसियस रिलेशन के बारे में किसने बताया? गैलुसाक्स ने। किसने बारे में बताया बच्चों? गैलुसाक्स ने। अब 3 फेज ऑफ मैटर होते हैं, बेसिकली 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए डाल्टन साहब। क्लियर है? अब बात करते हैं, कुछ दिनों बाद इनकी मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी आया। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। और मास नंबर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। देखो आइसोबार के अगर हम बारे में बात करें बच्चों, आइसो प्लस बेरेज, आइसो प्लस बेरेज, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। आइसो का मतलब सेम, और बेरेज का मतलब क्या होता है? हैवी। हैवी, और हैवी का मतलब क्या होता है बच्चों? वेट। यानी सिंपल आसान भाषा में इसको क्या बोलोगे? जिसपे क्या हो? सेम मास नंबर हो, सेम एटॉमिक वेट हो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, दिस इज कॉल्ड आइसोबार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसको मॉडिफाइड थ्योरी था वो क्या था बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। एटम कभी भी अकेला नहीं होता। आप बोलोगे सर आयरन, पीरियोडिक टेबल में आयरन कैसा होता है? सर अकेला होता है। तो क्या आप एक छोटा सा आयरन यूज कर पाते हो क्या? नहीं। हमेशा वो जो एटॉमिक फॉर्म होता है वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है। वो किसके फॉर्म में कोशिश करता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल होने की कोशिश करता है। यानी हमेशा याद रखना है, एटम कभी लंबे टाइम तक एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता। वो क्या बनाता है? स्टेबल फॉर्म यानी मॉलिक्यूल फॉर्म बनाने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट स्वागत करते हैं नेक्स्ट लॉ और लास्ट लॉ की, जिसका नाम है प्यारे बच्चों अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, यानी अवोगाड्रो साहब की स्वागत करते हैं। अब अवोगाड्रोज की अगर हम बारे में बात करें तो आप बुक में पढ़कर आए हो, क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसकी बैक हिस्ट्री कहा है, ये जो लॉ कहां से आया, ये सारे डिटेल्स हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गैलुसाक्स। गैलुसाक्स की कहानी आप अभी पढ़े। गैलुसाक्स ने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशंस एंड प्रेशर पे क्या होता है? इक्वल नंबर रेशियो में होता है। दूसरा डाल्टन्स की अगर हम बारे में, तो डाल्टन्स ने क्या बोला? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम यानी होल नंबर रेशियो के बारे में उन्होंने किया। अब दोनों लॉ को मर्ज करके, कोरिलेट करके बर्जलियस साहब बोले कि ये मेरी लॉ है। यानी दोनों लॉ को कोरिलेट कर दिए। कौन? गैलुसाक्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। उन्होंने क्या कर दिया? कोरिलेट कर दिया। और बर्जलियस साहब क्या बोलते हैं? दिस इज माय हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इन्होंने दोनों लॉ को क्या कर दिया? कोरिलेट कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया और अपनी लॉ बना लिए। कैसे? यहां देखो, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कहां से? बताइए। गैलुसाक्स उन्होंने उठा लिया। और एटम नाम का चीज कहां से उठा लिया? डाल्टन से उठा लिया। बोलो। अब दोनों को मर्ज करके अपनी लॉ बना दिए। थोड़े दिन बाद डाल्टन साहब आते हैं। बर्जलियस ये बताओ, एटम के बारे में किसने बताया? सर आपने बताया। तो तुम भी तो यहां पे एटम की बात कर रहे हो। कॉपी पेस्ट वाली बात हो गई। यानी मैं भी एटम के बारे में बोल रहा हूं, तुम भी एटम के बारे में बोल रहे हो। तो बोल रहा हाँ सर, ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब इन्होंने, इनका जो लॉ है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसके? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ। मींस बर्जलियस हाइपोथेसिस फेल हो गई। अब इनको फेल करने के लिए अभी एंट्री मारने वाले हैं अवोगाड्रोज साहब। अवोगाड्रोज आते हैं और अवोगाड्रोज बोलते भाई एक चीज बताओ डाल्टन साहब, आपने एटम के बारे में बोला है, मॉलिक्यूल के बारे में तो नहीं बोला है ना। वन कंपाउंड एटम किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों? मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। आप सिंपल कंपाउंड एटम हटाओ और मॉलिक्यूल लगाओ। तो बर्जलियस बोलता है हाँ यार आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी। तो बोलता है अब बर्जलियस हाइपोथेसिस वहां से खिसकाओ और मेरे नाम लगाओ, अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस बोलो। यानी सिंपल जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशंस एंड टेंपरेचर एंड प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये बोर्ड के लिए था। अब इसी को एंट्रेंस एग्जाम में आसान भाषा में कैसे बोलोगे? यहां पे क्या वर्ड बोल रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में देखो बच्चों, पी कांस्टेंट है,
T कांस्टेंट है और R के बारे में जानते हो, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, मींस वो भी कांस्टेंट है। तो नहीं सिंपल क्या हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी गैसियस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो गया। आसान भाषा में क्या बोलना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यही क्या होता है, अवोगाड्रोस लॉ होता है। अब बात करते हैं कुछ ग्राफ्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम और मोल्स में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये कहां से पास करेगा, ओरिजिन के पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सक्सेस हो गए, और आप जानते हो हर सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, और सक्सेस होने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन दिया, 3 एप्लीकेशन दिए। फर्स्ट एटॉमिसिटी, सिंपल एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन गैसियस मॉलिक्यूल। याद रखना गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, गैसियस मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O3, O3 में कितने एटम, 3, तो सिंपल उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। CH4 कितने एटम, 4, और एक कितना हुआ, 5, तो कितना हुआ एटॉमिसिटी, 5 हो गया। सेकेंड के बारे में बात करें तो मोलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन दिया। मोलर मास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और यू नो अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और वेपर डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यहां से आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बारे में बात करें तो उन्होंने डेवलप किया रिलेशन डेंसिटी एंड मोलर मास। क्या होता है बच्चों, मोलर मास इक्वल dRT/P। ये कहां से आता है, आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन में n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी क्या होगा बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी सिंपल आप इसको ड्राइव करेंगे तो मोलर मास किसके इक्वल आ जाएगा, dRT/P। यानी अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोज उन्होंने 3 एप्लीकेशन मुझे बताया। फर्स्ट एटॉमिसिटी, सेकेंड मोलर मास वेपर डेंसिटी में रिलेशन, और थर्ड डेंसिटी एंड मोलर मास में रिलेशन। क्लियर हुआ, बोलो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बस बच्चों आज इसी के साथ आज वीडियो को इतिश्री करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों यार एक तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है यार, तो फटाफट शुरू हो जाओ।